प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एकदम मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं, आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली हैं उनकी तैयारी में बिल्कुल एकदम मदमस्त होंगे। आज मैं बता दूं कि मेरा नाम संजीव है और मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल सेंस ट्रिक, जिस पर ये हमारा पहला सेशन है, हमारे उन विद्यार्थियों के लिए जिनको किसी भी विषय की बिल्कुल समझ नहीं है और डरते हैं, घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये विषय हमारी समझ में नहीं आता है सर। तो लगभग कई सारे विषयों पर चर्चा परिचर्चा करेंगे और उनकी विषय वस्तु जो है उसको बहुत ही सरलतम बनाने का प्रयास करेंगे। और इसी विषय वस्तु के अनुक्रम में आज हम जो है हमारे देश की सबसे पवित्र पुस्तक, जिससे हमारा शासन और प्रशासन रन करता है, दौड़ता है, चलता है, हमारी व्यवस्था चलती है, जिसका नाम है भारतीय संविधान। इसी पवित्र पुस्तक को अपनी देसी भाषा में, अपने शब्दों में, यानी कि देशज शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे और एक प्यारे से स्लोगन के साथ कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से बाहर निकले ही नहीं। तो जो घर से बाहर ही नहीं निकले उनके लिए क्या कहें। हमारा उद्देश्य घर से बाहर निकलने का केवल ये है कि अपने इस माइंड को, अपने इस दिमाग को ओपन करने का, हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से संविधान जैसा एक शब्द आता है, गूढ़ विषय, मतलब बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा विषय है। और इस विषय पर इनके संवैधानिक शब्द, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स हैं, वो अपने आप में एक संविधान है। जब हमारी प्रस्तावना है, जिस प्रस्तावना में जिस प्रकार के बहुत ही डीप, बहुत ही गहरे शब्दों का प्रयोग हुआ, चाहे वो समाजवाद हो, चाहे वो पंथ निरपेक्ष हो, चाहे वो धर्म निरपेक्ष हो, चाहे वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरेनिटी की बात की गई हो, तो इस तरीके के बहुत ही गहरे शब्द हैं। इनकी व्याख्या अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन ही है, जिसमें एक एक शब्द पर हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठों ने अलग अलग समय पे अलग अलग निर्णय दिए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की जो क्लास है हमारी, ये हमारा पहला सेशन है और मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मतलब केवल ये हमारा उद्देश्य केवल एक समाज में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता लाने का है और साधारण से शब्दों में हमारे जो कठिन विषय हैं इनको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारी व्यवस्था कैसी है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, हमारी सामाजिक व्यवस्था करती है कैसी है और हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो इस सेशन को शुरुआत हम आज आप लोगों के साथ करेंगे और चूँकि हमारा ये प्रयास है और आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, और अगर कहीं एरर्स हैं हमारे बोलने में या हमारे लिखने में, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा हमको सहयोग भी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो हम एक जो हमारा शब्द है संविधान, थोड़ा सा इसी शब्द की ही संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो जैसा कि इस शब्द से ही बिल्कुल क्लियर है, जब हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं तो इसका संधि विच्छेद सम और विधान यानी कि व्यंजन संधि से बनता है। तो आप लोग समझ गए। तो हमारा जो शब्द है संविधान, ये कहने को तो एक शब्द है, लेकिन अपने आप में एक एक पवित्र पुस्तक की तरीके से हमारे अपनी जिंदगी में शामिल है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं कौन होता हूँ धन्यवाद देने वाला? मैं उन लोगों को नमन करता हूँ, हमारे संविधान निर्माताओं को, जिन्होंने इतनी बेहतरीन व्यवस्था दी, जिसमें कि आज हम सभी लोग जो है आसानी से और पूरे सिस्टम को, पूरे निकाय को रन कर पा रहे हैं,
चला पा रहे हैं, उन लोगों के लिए हमारा तहे दिल से बहुत ही नमन, प्रणाम, नमस्कार। तो आज हम शब्दों पे चर्चा करेंगे और इन्हीं शब्दों में बहुत सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं जो कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि सर आपने संवैधानिक शब्दों की परिभाषा में सबसे पहले संविधान शब्द को ही परिभाषित कर देते हैं और ब्रीफ करेंगे। आज का हमारा सेशन केवल और केवल एक ब्रीफ का सेशन है। संविधान यानी कि सम माने बराबर, विधान मतलब ऐसे रूल, ऐसे रेगुलेशन। मैं विधि शब्द को ही एक बारे में एक बात आपको बता दूं कि बेटा जो विधि शब्द है, जो लॉ है, विधि, इसको बोलते हैं लॉ। ये भी परिभाषित किया गया है, ये भी क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है हमारे संविधान के। जब हम आर्टिकल 13 पढ़ेंगे और उसका भी खंड यानी कि क्लोज, तीनवा, थर्ड यानी कि तीसरा क्लोज पढ़ेंगे तो उसमें जो है विधि शब्द परिभाषित किया गया है कि सब कोई भी ऑर्डिनेंस है, कोई भी रूल है, नियम है, कोई रेगुलेशन है, कोई विनियम है, यानी कि कस्टम्स भी हैं, यानी कि जो रीति रिवाजें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जो है विधि के अंतर्गत ही आती हैं। तो जितने भी संवैधानिक शब्द हैं वो हमारे संविधान में, हमारे संविधान निर्माताओं ने कहीं न कहीं किसी न किसी आर्टिकल में, किसी न किसी भाग में, किसी न किसी क्लोज में, किसी न किसी सब क्लोज यानी किसी खंड में, किसी उपखंड में परिभाषित किए हैं, उनको डिफाइन किया है कि इन शब्दों का मतलब, मीनिंग, अर्थ क्या होगा। तो इसी अनुक्रम में आज जो हमारा टॉपिक है जिसकी शुरुआत करेंगे वो संविधान है। और संविधान में भी आप लोग सबसे पहले तो कह देते हैं कि सर इतने भाग हैं इसमें, इतने अनुच्छेद हैं इसमें, इतने अनुसूचियां हैं। तो जो संख्या है ये तो एक तरीके से फैक्ट है, तो फैक्ट पे चर्चा तो हम कभी भी कर लेंगे, लेकिन कहीं इन शब्दों को परिभाषित किया गया है तो आप कहेंगे जी भैया ये परिभाषित किया गया है। तो हम आपको बता दें कि ये जो है हमारा भाग 19 यानी कि संविधान में भाग 19 जो है ना, उसमें भाग शब्द यानी कि पार्ट वो भी डिफाइन किया गया है और अनुच्छेद शब्द है वो भी परिभाषित है और खंड यानी कि क्लोज वो भी परिभाषित है और उपखंड वो भी परिभाषित है। तो देख लो बेटा, ये हमारा भाग 19 लिखा मैंने और मिसलेनियस में यानी कि प्रकीर्ण में परिभाषाएं 366 में, 366 ये हमारा आर्टिकल है और ये बेटा हमारा इसका क्लोज है। और इसमें अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल वर्ड्स को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है कि इसका मतलब अनुच्छेद, अभिप्रेत यानी कि मीन्स है। ऐसे ही सिमिलरली क्लोज, जो क्लॉज है यानी कि खंड है, वो 366 के क्लॉज 5 में। ऐसे ही भाग शब्द है वो आर्टिकल 366 के क्लॉज 16 में। ऐसे ही उपखंड शब्द है ये 366 के क्लॉज 27 यानी कि 366 के खंड 27, ये आर्टिकल और ये हमारा क्लॉज, ये आर्टिकल, ये हमारा क्लॉज। आप हमारी बात को समझ गए होंगे कि जिन शब्दों का हम प्रयोग जनरली कर लेते हैं कि ये फलाने आर्टिकल्स में है और इसका क्लोज ये है या इसका सब क्लोज ये है, तो ये भी वर्ड सारे के सारे डिफाइन किए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, हमने सम और विधान यानी कि इसमें संधि को भी पढ़ लिया कि साहब इसमें कौन सी संधि है, कि साहब इसमें व्यंजन संधि है। एक बेसिक नॉलेज की बात थी जो हमने आप लोगों को बताई। और बहुत सारे लोग अलग अलग बुक से, अलग अलग माध्यमों से संविधान को विस्तृत रूप से पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन हम जो है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम बहुत ही बेसिक, नॉर्मल और प्रारंभ करने वाले बच्चों के लिए ये लेक्चर, ये सेशन लेकर के आएंगे और लगातार आते रहेंगे तो, और उनको चीज़ें ये समझाते रहेंगे। इसी पे जब हम आगे चलेंगे, चूंकि हमारा उद्देश्य यूपीएसआई
एक मूल विधि, उसमें जो है एक बेसिक लॉ बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि आता है। तो हम कोरिलेट करेंगे आगे चल करके मूल विधि को, यानी कि इस विधि से भी मूल विधि को, यानी कि बेसिक लॉ को, जो बेसिक लॉ और भारतीय संविधान को कोरिलेट करके हम धीरे धीरे करके आगे अध्ययन करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे हमारे इस बात को क्लियर कट कि ठीक है साहब कि हमारा भाग 19 है, उसके आर्टिकल 366 के कुछ क्लोजेज हैं जिसमें ऑलरेडी आर्टिकल्स, क्लोजेज और सब क्लोजेज को डिफाइन किया गया है। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो देखो बेटा, एक चीज और है, सेशन को और वीडियो को केवल फैक्ट बेस्ड बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य, फैक्ट तो ऑलरेडी बुक्स में अवेलेबल है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों की थोड़ी समझ विकसित हो, जिससे कि हमारे लेक्चर को सुनने के बाद, हमारी बातों को सुनने समझने के बाद, जब आप कोई कठिन चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें, अध्ययन करें, तो आपको लगे नहीं ये तो सर इसका मतलब ये होता है और ये बहुत ही सरल है। तो हमारा उद्देश्य है कठिन को सरल बनाना। तो इसी क्रम में जो है आज हम संविधान को ज़्यादातर शुरुआत जो करते हैं वो प्रस्तावना से करते हैं, कुछ लोग भाग 1 से करते हैं, लेकिन आज हम संविधान का जो प्रारंभ है ना और उसका ओवरव्यू जो है ना वो भाग 22 से देंगे, भाग 22 से देंगे। आप सोच रहे होगे सर भाग 22 से क्यों दोगे, क्योंकि इस शब्द की परिभाषा ही भाग 22 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाग 22 पर चर्चा कर लेते हैं आज। एक ओवरव्यू ले लेते हैं, एक जनरल बातों, सामान्य सी बातें, सामान्य ज्ञान की बातें कि सब भाग 22 में लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है बड़ा क्लिष्ट है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन चूंकि हमें इन कठिन शब्दों को भी सीखना है और अगर हम प्रभावशाली भाषा रखेंगे, अपने व्यक्तित्व को निष्कर्षित करेंगे, अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे, तो कहीं न कहीं इन परिष्कृत और परिमार्जित शब्दों का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग स्थानों पर प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, आर्टिकल 393 जो है, अनुच्छेद 393, इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान। देखो यहां नामकरण हो गया, ठीक है, नामकरण भाग 1 में नहीं, नामकरण कहां हुआ है इसका आकर के भाग 22 में हुआ है। इसलिए इस भाग को हम जो है आप लोगों के समक्ष पहले लेकर के आए हैं कि साहब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया शब्द, ये भारत शब्द भी, और भारत जो है वो राज्यों का एक संघ, तो ये शब्द, सारे शब्द परिभाषित हैं। भारत शब्द भी, इंडिया शब्द भी परिभाषित है जब भाग 1 की शुरुआत करेंगे, अनुच्छेद फर्स्ट ही पढ़ेंगे। और यूनियन ऑफ स्टेट है, भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। तो संघ शब्द और आजकल जो आम प्रचलन में केंद्र शब्द है, तो थोड़ा सा इन शब्दों में अंतर है, वो प्रचलन में है, वो संवैधानिक शब्द आमतौर पे नहीं है, लेकिन अब यूज में आने लगा है, तो एक अलग विषय है, उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन जो संविधान में शब्द लिखा हुआ है वो संघ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संघ। जनरली केंद्र शब्द है। तो संघ और केंद्र ये दो शब्द हैं। कभी तथ्यात्मक बात जो है इन दोनों शब्दों पे भी कर लेंगे। फाइनली भारत शब्द जो है वो भी कहीं ना कहीं डिफाइन किया हुआ है, कितना प्यारा नाम है, भारत और इंडिया। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान जो नॉमिनेशन है, जो हमारी पवित्र पुस्तक का नामकरण है। अगला 394 जो है, यह अनुच्छेद, और कौन सा अनुच्छेद? ये अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, ये 324, 366, 367, 379, 380, ये कुछ अनुच्छेद हैं। इन पर अगले सेशन में 5 मिनट का समय लेकर के चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से शब्द जो है, कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो इसी डेट को यानी कि 26 नवंबर 1949 को, और कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं
वो फाइनली 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तन में आए, यानी कि लागू किए गए, तो यानी कि इम्फोर्स किए गए। फाइनली 26 जनवरी 1950 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे संवैधानिक यात्रा का। संविधान निर्माताओं ने, कहते नहीं कि ये एक तरीके से बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही खास, इसके साथ यादें जुड़ी हुई हैं। तो ये जो 26 नवंबर 1949, सॉरी 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी, 2 महीने का अंतराल रखा गया। बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, कभी समय मिलेगा तो इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हालांकि कुछ बहुत सारे जो हमारे जो अध्यापक हैं उन्होंने बहुत विस्तृत इस पे व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में की है। तो अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत सारे जो हमारे गुरु हैं, अध्यापक हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो बहुत ही शानदार स्प्लेंडेड वर्क कर रहे हैं, जिनका अपना एक ऑरा है, इनका नाम है, उन्होंने बड़ी व्याख्या की है। इसमें एक उनका अपना पर्टिकुलर वीडियो भी है। तो 394 की बात कर लेते हैं, कमेंसमेंट की बात कर लेते हैं, प्रारंभ की बात कर ली। 394 का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ यानी कि राष्ट्रपति। थोड़ा सा लेट है, हम हिंदी भाषा में जो है हमारे प्रेसिडेंट यानी कि माननीय राष्ट्रपति महोदय को जो है ये शक्ति प्रदान की गई। हमारे संविधान ने अपनी संवैधानिक शक्ति दी कि साहब आपको ये अधिकार है, इसका आप हिंदी रूपांतरण करिए। इसकी भाषा शैली, लैंग्वेज, स्टाइल और टर्मिनोलॉजी परिष्कृत, परिमार्जित भाषा हिंदी भाषा रखी है। लिपि और जितने भी संवैधानिक संशोधन हुए हैं उनको भी हिंदी में रूपांतरित कर दीजिएगा साहब। और अगर जहां पर भी कोई प्रॉब्लम, कोई कंट्राडिक्शन हो हिंदी और इंग्लिश में, तो साहब उसको भी क्लियरिफाई करना, रिव्यू करना, चाहे विधिक सलाह से करें। माननीय जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं उनको इस आर्टिकल 394 का, जो कि बाद में ऐड किया गया है, उसके तहत उनको ये शक्ति प्रदान की गई है। एक डेट है बहुत महत्वपूर्ण, और 58 संविधान संशोधन अधिनियम दिनांकित 9/12 यानी कि 9 दिसंबर 1987 को। बहुत ही अच्छे शब्द हैं। देखो, अधीन प्रकाशित इस संविधान और इसके प्रत्येक संविधान के अनुवाद का वही अर्थ लगाया जाएगा जो उसके मूल का है। यानी कि जो हमारे संविधान सभा में जो भी लोग थे उनके द्वारा जो मूल प्रति थी उसका जो मीनिंग है, और जो हिंदी में अनुवाद हुआ है उसका जो अर्थ है, वो उसमें भाई कोई भी कंट्राडिक्शन, कोई भी मतभेद मनभेद कुछ नहीं, उसका वही अर्थ होगा जो मूल का अर्थ है। और यदि ऐसे अनुवाद के किसी भाग का इस प्रकार अर्थ लगाने में कोई कठिनाई, साहब अगर डिफिकल्टी आ रही है कि साहब हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन में अगर कोई कठिनाई आ रही है, तो साहब फिर उपयुक्त पुनरीक्षण, difficulty arises construing any part of such translation, the president shall cause the same to be revised। क्लियर बात हो गई साहब। जो प्रेसिडेंट महोदय हैं वो उसको रिवाइज करेंगे और सुइटेबली जो उनको उपयुक्त होगा। यानी कि अल्टीमेटली समस्त अधिकार, समस्त शक्ति किसमें निहित है? आदरणीय राष्ट्रपति महोदय में। ये बात आप लोगों के
माइंड में बिल्कुल सेट हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, आशा करते हैं। द ट्रांसलेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ एवरी अमेंडमेंट देयर ओ पब्लिश्ड, मैंने बता दिया कि जितने भी संवैधानिक संशोधन हुए हैं उन सहित इनका रूपांतरण माननीय राष्ट्रपति महोदय अपने प्राधिकृत ऑथराइजेशन और ऑथोरेटिव, प्राधिकरण को कभी परिभाषित करेंगे कि अल्टीमेटली अथॉरिटी क्या शब्द है, कहां से आया है। तो मैं यहां पर आप समझ लीजिएगा कि बिल्कुल सिंगल पावर माननीय राष्ट्रपति महोदय को, सिंगल एकल शक्ति है इसमें। ठीक है, चलिए बेटा। एक 395, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपका ये सेशन पहला है आपके इस यूट्यूब चैनल सेंस ट्रिक पर, तो आप भाग 22 लेकर के क्यों आए। मेरा दिल किया कि क्यों ना बच्चों को, मेरे प्यारे अपने भाइयों को, साथियों को ये चीज़ें उनके माइंड में सेट कर दी जाए, क्लियर कर दी जाए कि कभी कभी किसी का समापन हो सकता है उसका प्रारंभ करने पर या प्रारंभ में उसको समझने पर, तो उस विषय वस्तु को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए, यही उद्देश्य है हमारा। निरसन यानी कि रिपील्स, ये हमारा आर्टिकल 395। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और भारत शासन अधिनियम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कहीं ना कहीं ये दो एक्ट पहले रन कर रहे होंगे, इनके ही अकॉर्डिंग भारत का शासन और प्रशासन रन कर रहा होगा, चल रहा होगा, विधि व्यवस्था प्रचलित होगी। तो इनको क्या किया गया साहब, रिपील्स किया गया, यानी कि निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, मतलब अब वो पावर में नहीं। टुगेदर विद एन इनेक्टमेंट अमेंडिंग और सप्लीमेंटिंग द लेटर एक्ट बट नॉट इंक्लूडिंग द एक प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट, इसको समाप्त नहीं किया गया। प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्साधन अधिनियम, ये एक एक्ट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिस्टम का पार्ट है। इस पे भी कभी चर्चा कर लेंगे कि ये अधिनियम का बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों नहीं रिपील किया गया, और ये दोनों एक्ट थे वो रिपील्स कर दिए गए, निरसित कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं जो हमारा विभाजन है वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम पर प्रख्यापित है, आधारित है। और जब इस अधिनियम के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, आप लोगों से इंटरेक्ट होंगे, या भारत शासन अधिनियम 1935 है, कई एक्ट्स का निष्कर्षण है, ये कंक्लूजन है, एक्सट्रैक्शन है, निचोड़ है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के उसके बीच में बहुत सारी चीजें हैं। तो वन बाई वन आप लोगों से व्याख्या करेंगे और अंत में हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके कभी हमारे अपने यूट्यूब चैनल की जो भी कंटेंट है, इसमें जो भी अगर एरर्स हैं, कोई हमको सजेशन देना चाहें हमारी भाषा शैली के बिंदु पर, तो आपका सुझाव, आपके विचार हम अपने खुले दिल से स्वागत करेंगे और अगले सेशन में उनको शामिल करेंगे। तो हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हमारा अपना यूट्यूब चैनल सेंस ट्रिक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एड फ्री, इसका उद्देश्य जीविका कमाना, धनोपार्जन करना बिल्कुल भी नहीं है, केवल और केवल एक सामाजिक सेवा का भाव है। और हम आपसे जुड़े रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहेंगे, और इन्हीं उम्मीदों के साथ कि कट ही जाएगा सफर साथ चलने से,
और मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हमारा और आपका सफर यूं ही चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने इस आज के सेशन को समाप्त करते हैं। एरर्स हैं, गलतियां हैं, क्षमा प्रार्थी भी हैं। आपके सुझाव, आपके वैल्यूएबल सजेशंस हार्टली एक्सेप्टेड। दैट्स माय मोटो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अगर लगातार हमसे जुड़ेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।